नमस्ते। मैं डॉक्टर दिव्या शर्मा। मैं गायनेक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। हमने लगभग 5 बजे सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करा था, मगर किसी कारणवश वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो हम दोबारा लाइव जा रहे हैं। हर शुक्रवार को शाम 5 बजे, जब तक हम अभी होम आइसोलेशन में हैं, तो हम किसी न किसी एक गायनेक कैंसर के विषय में आपको जानकारी देंगे। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, या आप लाइव हमारे साथ जुड़ के लाइव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में जानकारी, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बहुत कम है। मेरी जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड पेशेंट्स होती हैं, जो मेरी मित्र हैं, महिला मित्र हैं मेरी, उनको भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया टॉपिक है कैंसर की सीरीज स्टार्ट करने के लिए। सर्वाइकल कैंसर यानी सर्विक्स का कैंसर। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सर्विक्स होता क्या है। सर्विक्स जो है वो हमारे गर्भाशय की ओपनिंग होती है, गर्भाशय की एंट्री होता है। जहाँ से वजाइना ख़त्म होता है और गर्भाशय शुरू होता है, उस जगह को हम सर्विक्स कहते हैं। जैसे घर में घर का दरवाज़ा, तो घर के दरवाजे पे दीमक जैसे लगना जैसे है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, आप बोलेंगे कि भाई इसमें इतनी अजीब बात क्या है। ऐसा तो हमने कभी सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ खास सुना नहीं है। ज़्यादातर हमने ब्रेस्ट कैंसर के विषय में ही सुना है। तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर जो है वो प्रगतिशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में औरतों में कैंसर से होने वाली मृत्यु का सबसे पहला कारण है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेथ्स ड्यू टू कैंसर। हमारी कंट्री में लगभग 1 से 1.25 लाख के बीच में औरतें कैंसर से डायग्नोज होती हैं, सर्वाइकल कैंसर से डायग्नोज होती हैं। और हर साल जहाँ 1.25 लाख औरतें सर्वाइकल कैंसर से डायग्नोज होती हैं, वहीं पे लगभग 67,000 औरतें सर्वाइकल कैंसर के कारण मृत्यु को प्राप्त होती हैं। भोपाल में कैंसर की एक रजिस्ट्री है। कैंसर रजिस्ट्रीज वो संस्थाएं होती हैं जो कि कैंसर का डेटा इकट्ठा करती हैं। तो जो भोपाल क्षेत्र की कैंसर रजिस्ट्री है, उसमें मेरे जन्म से मेरे स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने तक, मतलब सन 1982 से सन 2010 तक के समय में, हर साल सर्वाइकल कैंसर के केसेस में सिर्फ 1.5% की कमी हुई है। सिर्फ 1.3% इज द एनुअल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेस इन भोपाल। तो ये इम्पॉर्टेंस है सर्वाइकल कैंसर में के बारे में जानकारी रखने की, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिससे कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की मृत्यु हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैंसर जो है, इससे हम इसका बचाव कर सकते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो हम जानते हैं इसके विषय में। सर्वाइकल कैंसर भारत में सामान्यतः 55 से 60 वर्ष की औरतों में पाया जाता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इसका रिस्क फैक्टर है अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। यदि आप संभोग एक कम उम्र में करना शुरू कर देते हैं, या आपकी जल्दी शादी हो जाती है, तो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क हाई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हमारे इंडिया का जो फैमिली हेल्थ सर्वे है 2016 में, उसने बताया था कि इंडिया में अभी सामान्यतः सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने की उम्र 15 से 19 साल की है। तो 15 से 19 साल की उम्र में अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी चालू करते हैं, तो ये काफ़ी छोटी उम्र है एक इन्फेक्शन के होने के लिए। इसके अलावा अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों से आपके संबंध हैं। यूके का एक न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ, उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि सामान्यतः यूके में एक महिला
जो है, यूके में एक महिला जो है वो 6 से 7 व्यक्तियों के साथ अपने जीवन काल में संबंध रखती है। मतलब देर आर 6 to 7 सेक्सुअल पार्टनर्स ऑफ अ फीमेल इन यूके। इंडिया में ये संख्या 2 है। तो हमारी आजकल की प्रगतिशील महिलाएं, जो महिलाएं आजकल समाज में पढ़ी लिखी कहलाती हैं, या फिर हम ये मानते हैं कि भाई जो समाज में आजकल विमेंस लिबरेशन का दौर चल रहा है, उसमें पॉलीगैमस रिलेशनशिप्स या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आम बात हो गए हैं। तो ऐसे केसेस में यह कैंसर जो है इसका रिस्क बढ़ जाता है, ये जानना ज़रूरी है हमारा। मल्टीपल प्रेगनेंसीज जिनको हैं, जिनको बच्चे ज़्यादा हैं, जिनकी डिलीवरियां ज़्यादा हुई हैं, उनमें जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, वैपिंग करती हैं, जैसे जैसे अगेन एजुकेशनल लेवल बढ़ रहा है महिलाओं का, उस वैसे वैसे स्मोकिंग की हैबिट भी बढ़ रही है। स्मोकिंग से वैसे भी दूसरे भी बहुत सारे कैंसर्स का खतरा है, पर शायद ही आपको मालूम होगा कि सर्वाइकल कैंसर का भी इससे खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर के लिए वो है पुअर जेनाइटल हाइजीन। यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट्स की अगर हम साफ सफाई किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं, पूरी कोशिश करने पे भी कभी कोई कमी रह सकती है। तो लगातार अगर हमारी जेनाइटल हाइजीन पुअर रहती है तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर के लिए। एक और रिस्क फैक्टर जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, हमें लगता है हम संभ्रांत परिवार की महिलाएं हैं, हम तो अच्छा खाते पीते हैं, हम डाइटिंग भी करते हैं, पर ज़्यादातर हमारी डाइट्स पे फोकस होता है फैट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे और प्रोटीन्स पे। लेकिन हम में से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स के लिए सिवियरली मैल नरिश्ड रहती हैं। तो अगर मैल न्यूट्रिशन की आप शिकार हैं तब भी इस कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब जानकारी का अभाव होना। क्या इसके लक्षण हैं, कहाँ दिखाना है, कब दिखाना है, कैसे इसे रोकथाम की जा सकती है, इसके बारे में जन सामान्य में, जनरल पब्लिक में अवेयरनेस ही नहीं है। तो आज इसी अवेयरनेस को बढ़ाने का काम हमें करना है। सबसे बड़ी चीज़ जो कि सर्वाइकल कैंसर के साथ एसोसिएटेड है वो है एक वायरल इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV के इन्फेक्शन के कारण ये होता है। तो आप अब कहेंगे मुझसे कि मैडम अभी तो हम कोरोना वायरस के बारे में पूरा नहीं समझे थे, आप HPV ले आए हैं। तो ये तो नया वायरस है जो एक आया है और हम सबको टेम्परेरीली परेशान किया हुआ है। लेकिन HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस काफ़ी पुराना वायरस है, ये बना हुआ है लोगों में। ये 85% कैंसर के पेशेंट्स में इसका इन्फेक्शन कभी ना कभी जीवन में पाया जाता है। मतलब अगर आपको सर्वाइकल कैंसर के कोई रोगी मिलता है तो ये समझना ज़रूरी है कि उस रोगी को ज़िंदगी में कभी ना कभी HPV का इन्फेक्शन ज़रूर रहा होगा, मगर HPV के इन्फेक्शन अकेले से सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। ये अकेला कारण कभी नहीं होता है सर्वाइकल कैंसर होने का। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में से सबसे कॉमन इन्फेक्शन है और ये ना केवल सर्वाइकल कैंसर कराता है बल्कि ये एनल, वल्वल, वेजाइनल और पिनाइल कैंसर भी कराता है। यानी कि मल मार्ग का कैंसर, योनि मार्ग का कैंसर और पुरुष एवं महिला दोनों के गुप्तांगों का कैंसर ये करा सकता है। HPV का इन्फेक्शन सामान्यतः हमको 25 से 35 वर्ष की महिलाओं में देखने को मिलता है। तो HPV का इन्फेक्शन, इसका एज ग्रुप है 25 से 35 वर्ष। सर्वाइकल कैंसर का एज ग्रुप है 55 से 60 वर्ष की उम्र में मिलता है। तो ये दोनों इन्फेक्शन और कैंसर होने के बीच में एक लंबा समय है जिसपे कि हम कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं, जिसमें कि हम कोई रोकथाम कर सकते हैं। यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सभी सेक्सुअली एक्टिव औरतों में, सभी महिलाएं जो कि संभोग करती हैं, उनमें HPV का इन्फेक्शन पूरे ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो हुआ ही है।
और ज़्यादातर यह इन्फेक्शन जब हम संभोग की शुरुआत करते हैं, जब हम सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, उसकी शुरुआत के महीनों में होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी के 100 प्रकार हैं और इन 100 प्रकारों में से 18 प्रकार हैं जिनके इन्फेक्शन से कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये आपके टिश्यूज़ में इन्फेक्शन करके ये बने रहेंगे और ये आपके टिश्यूज़ में ऐसे चेंजेस करेंगे जिनसे कि कैंसर हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन हाई रिस्क टाइप होता है टाइप 16 और 18। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर का कॉज है, HPV 16, HPV 18। इन दोनों में भी HPV 16 जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। इसके अलावा कुछ लो रिस्क HPV टाइप्स भी होते हैं। HPV 6 और HPV 11 जो है, ये 2 लो रिस्क कैंसर टाइप्स हैं जो कि जेनाइटल वॉर्ट्स करवाते हैं, जिसको कि हम आम भाषा में वॉर्ट्स कहते हैं या मस्से कहते हैं। तो HPV से ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर ही होता है, कुछ लो रिस्क HPVs भी होते हैं। दूसरी बात जानना जो ज़रूरी है, जो आप सबको तसल्ली देगी, वो ये है कि HPV का इन्फेक्शन जो है वो 90% केसेस में साफ हो जाता है। यानी कि 90% केसेस में HPV का इन्फेक्शन जो है वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाता है। अभी खजूरिया जी मुझसे पूछ रहे हैं या रही हैं कि आप किसी किताब में से पढ़ के बता रही हैं क्या? मैं किसी किताब में से पढ़ के नहीं बता रही हूँ। ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि कॉमन नॉलेज होने चाहिए। पर हाँ, इसके ऊपर मैंने बहुत किताबें पढ़ रखी हैं, 10 साल से मैं इसके ऊपर किताबें पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा महिला रोग कैंसर है जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं और ये जनमानस को पता नहीं है। तो इसकी जानकारी आप लीजिए, किताब से जानकारी मिले तो किताब से लीजिए, वीडियो देख के जानकारी मिले तो वीडियो से लीजिए। तो HPV जो है, HPV इन्फेक्शन जो है, उसमें 90% केसेस में ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन 10% केसेस में, और ख़ास करके जो हाई रिस्क HPV से इन्फेक्टेड होते हैं, उन केसेस में ये इन्फेक्शन जो है वो बना रहता है और ये इन्फेक्शन से इन्वेजन की स्टेट में चला जाता है, यानी कि संक्रमण से आक्रमण पे चला जाता है। तो ऐसे 10% लोग जिनमें ये इन्फेक्शन मिटता नहीं है, उनमें से 20% लोगों में ये कैंसर करवा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस इन्फेक्शन का उन्मूलन होना चाहिए। तो HPV इन्फेक्शन की हम किस तरह से उन्मूलन कर सकते हैं, इसका 2 तरीके हैं हमारे पास में। एक है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग यानी कि इन्फेक्शन अगर है तो उसकी जांच, इन्फेक्शन के कारण जो टिश्यू में चेंजेस आ रहे हैं, जो बच्चादानी के मुंह पे जो चेंज आ रहे हैं, जो बच्चादानी के मुंह पे जांच द्वारा लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनकी जांच करना, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। और दूसरा है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। तो स्क्रीनिंग की हम पहले बात करते हैं। स्क्रीनिंग के हमारे पास में अलग अलग कॉस्ट के अलग अलग तरीके हैं। सबसे लो कॉस्ट तरीका, जहां हम गांव गांव में स्क्रीनिंग कर सकते हैं, छोटे शहरों में स्क्रीनिंग कर सकते हैं, गरीब मरीजों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वो है साधारण जांच द्वारा। मतलब किसी भी महिला रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक में हम जाएं, वो आपके सर्विक्स की जांच करेंगी, उसके ऊपर आयोडीन या एसिटिक एसिड की एक परत लगाएंगी और वो देखेंगे कि जांच द्वारा देखेंगे कि क्या उन्हें कोई ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो कि संदेहात्मक हैं, यानी कि सस्पिशियस कोई लीजन्स उनको दिखाई दे रहे हैं क्या। ये सबसे सिंपल जांच है। इसके बाद में दूसरा है पैप्समियर या साइटोलॉजी। पैप्समियर को मैं साधारण भाषा में अपने मरीजों को इस तरह समझाती हूँ कि यह गर्भाशय के मुंह के पानी की जांच है। दरअसल ये जो सर्विक्स के सेल्स होते हैं उसकी एक स्क्रैपिंग होती है, जिसकी स्क्रैपिंग लेके हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इसमें कोई प्री कैंसरस या कोई डेंजरस साइंस हैं क्या। तो ये एक सामान्य गायनेक चेकअप जैसा ही आसान होता है पैप्समियर। और इसके आगे का टेस्ट है जो इससे थोड़ा सा और कॉस्टली है, जो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, वो है HPV DNA टेस्टिंग।
HPV DNA टेस्टिंग जो होता है ये भी एक सामान्य गायनेक चेकअप द्वारा ही एक इससे ही जुड़ा हुआ एक प्रोसीजर है। तो अब सवाल आता है कि हम DNA टेस्टिंग या पैप स्मीयर या सामान्य जांच जो है वो कब से कराना चाहिए हमें। तो यह जांच आपकी 25 वर्ष की उम्र से चालू हो जाना चाहिए। यदि आप 25 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं और अभी तक आपने एक बार भी पैप स्मीयर नहीं कराया है या HPV DNA टेस्टिंग नहीं कराई है तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। यदि 25 साल से हमने ये टेस्टिंग कराना चालू कर दी है या 25 साल के पश्चात चालू करी है, तो अगर हम पैप्समियर द्वारा टेस्टिंग करते हैं तो हमें हर 3-3 साल में टेस्टिंग करनी है। और अगर हम HPV DNA टेस्टिंग के साथ पैप्समियर करते हैं या हम केवल HPV DNA टेस्टिंग करते हैं तो हमें 5-5 साल में ये टेस्ट कराना है। यदि किसी महिला ने अपने गर्भाशय का ऑपरेशन करवाया, गर्भाशय निकलवा लिया जिसको कि हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, तो आपको अपने गर्भाशय को ज़रूर जांच के लिए देना चाहिए, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए देना चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजी में अगर कोई ऐसे लक्षण आते हैं सर्विक्स में जो कि सस्पिशियस हैं तो आपको HPV DNA टेस्टिंग कराना चाहिए उसी समय, और उसके बाद में 6 महीने बाद और 1.5 साल बाद। तो सवाल आता है कि हम ये टेस्टिंग कब तक कराते रहें। तो सबसे पहली बात है हर 3 साल में ही जांच करानी है, कोई बार बार तो जांच करानी नहीं है। ये जांचें सारी जो हैं ये 1,000 रुपये के अंदर की जांचें हैं, तो कोई बहुत खर्चीली जांचें नहीं हैं ये। तो ये जांचें आपको अगर नेगेटिव आ रही है तो जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया उतने टाइम इंटरवल पे करवानी है और 65 वर्ष की उम्र तक ये हमें करानी है। यदि आप 65 वर्ष के हो चुके हैं और आपने अभी तक ये जांच नहीं कराई है तो आपको केवल एक ही जांच करानी है, और अगर वो जांच नेगेटिव आती है तो आपको आगे कुछ नहीं करना है। तो फिर लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि हम डायरेक्टली 65 वर्ष पे ये जांच करा लें क्या? नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जितनी जल्दी हम इस इन्फेक्शन को पकड़ते हैं ये इन्फेक्शन से इन्वेजन की स्टेट में नहीं जाता है, और जितना हम लेट पकड़ेंगे तो ये उतना ज़्यादा हमारे टिश्यू में नुकसान कर चुका होगा। दूसरा तरीका, और जो कि स्क्रीनिंग से और भी ज़्यादा कारगर है, वो है HPV वैक्सीनेशन का। HPV की 2 वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इनके फ़ायदे क्या हैं, ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आप जान सकते हैं। ज़रूरी ये जानना है कि ये वैक्सीन जो है ये इंटरनेशनल सोसाइटीज़ द्वारा और हमारे देश में भी ये वैक्सीन जो है अप्रूव्ड है। 9 से 11 वर्ष की उम्र में हम इसको दे सकते हैं पहला डोज। यदि हम 15 साल से कम के बच्चों में इसको देते हैं तो केवल 2 डोज की ज़रूरत है, पहला डोज और उसके 6 महीने बाद दूसरा डोज। यदि हम 15 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों में इसको देते हैं तो 3 डोज की ज़रूरत होती है, पहला डोज, फिर दूसरा डोज 1 से 2 महीने के बीच में, और तीसरा डोज पहले डोज के 6 महीने बाद। तो ये जो वैक्सीन्स हैं ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं और ये अप्रूव्ड हैं 9 वर्ष से 26 वर्ष तक की आयु के लिए। 26 साल से ऊपर की अगर आपकी एज है मगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तब भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि इस वैक्सीन का काम HPV इन्फेक्शन को रोकना है, तो चांस है, एक बहुत बड़ा चांस है कि आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी सेक्सुअली एक्टिव होने के 3 साल के अंदर भी ये वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है। यदि आप ये वैक्सीनेशन लगा यूज़ करते हैं तो आप HPV के इन्फेक्शन को 95 से 99% तक कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। 95 से 99% यदि हम किसी इन्फेक्शन को पूरा मिटा सकते हैं और उस इन्फेक्शन के कारण हम कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इसके बारे में आज जो मैंने आपको जानकारी दी है HPV इन्फेक्शन और HPV वैक्सीनेशन के बारे में, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप
हमें इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको यदि कोई सवाल इसके विषय में पूछना है तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। कृपया टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल पूछें। और हर शुक्रवार को आप हमसे जुड़िए। हम 5 बजे लाइव आते हैं। और अभी जब हम 21 दिनों तक सब लोग घर पे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हर शुक्रवार को हम एक नया गायना कैंसर डिस्कस करें। तो अगले शुक्रवार को शाम 5 बजे हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।